हेलो दोस्तों, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? संख्या में पूर्ण संख्या तक हो गया था। पूर्ण संख्या तक हो गया था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर का जो संख्या है वो क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं जो होती है यानी जो इंटीजर्स होते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। यानी पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। पहला है धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, धनात्मक पूर्णांक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को हम क्या करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जो संख्या रेखा है ना, संख्या रेखा पर हम ऐसे संख्या लिखते हैं ना, तो जीरो के दाहिने तरफ जो संख्याएं होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। और जीरो के जो बाईं तरफ होती है यानी लेफ्ट साइड होती है, ये निगेटिव इंटीजर्स होती है। निगेटिव इंटीजर्स होती हैं और जो दाहिनी तरफ होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। तो इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर जीरो के दाहिने तरफ यानी राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को जीरो से इधर लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो -1, -2, -3, -4 ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जब धनात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हैं तो +1, +2 ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से अगला है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सके उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के यानी भिन्न के रूप में लिख सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P व Q पूर्णांक है, P व Q क्या है? पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी Q का मान जो है, ये जो Q का मान है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है, इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 3/4, 6/5, 4/7, 2/3, ये क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए P/Q के रूप में है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है। और देखिए Q का मान 0 भी नहीं है, तो इन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स। देखिए ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। यानी परिमेय संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 या √2, √3, √5, √7। ये देखिए इसको हम पाई बोलते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और इसका जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये देखिए √11, ये सब क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ कुछ बातें समझ लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ आ जाए √25, ठीक है ना, √25, तो ये √25 अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग क्या होता है? 25।
5 का वर्ग क्या होता है 25, तो ये 25 जो होगा ये √25, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ऐसे अगर हम कहें √4 तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए ऐसे आ जाए √36, तो ये कह दीजिए, ये मत कह दीजिए कि अपरिमेय संख्या है, नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो देखिए 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 6, इसको हम 6/1 लिख सकते हैं। ये क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या, तो इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। देखिए √25 है, ये भी क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 होगा, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ये 4 है तो √2 × 2 = कितना 2, तो देखिए ये सब क्या है, ये देखिए 5 2 6, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, इन्हें हम अपरिमेय संख्या नहीं कहते, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। √25, ठीक है, √4, √36, ठीक है ना, ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं ये जरूरी है, ध्यान से समझ लीजिए। फिर से एक बार और, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम क्या करें p/q के रूप में लिख सकें, यानी ऐसे 3/4, 6/5, 4/7। देखिए परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा गया है कि नहीं, तो जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p और q क्या है पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं p और q क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो q का मान है बटे में जो लिखा है ना हर में 4 5 7 3, ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो हर का मान होता है, जो हर में होता है वो 0 ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें, जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, या √2, √3, √5, √7, इन्हें हम क्या कर सकते हैं p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या तक पढ़ लिए थे, आगे भी और भी संख्या है उसे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे की जो संख्या है वो क्या है वास्तविक संख्या है। क्या है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम रियल नंबर्स कहते हैं। क्या वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, जितने भी संख्याएं होती हैं जैसे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब के सब क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी जितने भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याओं से ही बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या क्या है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी संख्याएं क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या से ही सारी संख्याएं बनी हुई हैं। ठीक है, दूसरा है सम संख्याएं। क्या है सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स, सम संख्याएं। सम संख्या हम किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब क्या है सम संख्याएं। आगे बढ़ते जाएंगे 16 के बाद 18 20 22 24 26 28 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो सारे के सारे क्या होंगे सम संख्याएं कहलाएंगे, जो 2 से पूरी क्या हो जाए विभाजित हो जाए। जैसे देखिए ये जो संख्या है, इसे मान लीजिए हम 14 लेते हैं, ठीक है, और 14 को अगर 2 से हम भाग करते हैं तो 2 से देखेंगे पूरी डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14, देखिए पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक है ना, ये 14 क्या है
सम संख्या। क्या है? सम संख्या। ऐसे मान लीजिए अगर कोई बड़ी संख्या लेते हैं 36, ये देखेंगे 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम में 2, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचा? 1। ठीक है, ये 6, 2 8 16। देखिए ये भी पूरी तरीके से क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, देखिए 36 क्या हो गया? पूरी विभाजित हो गया। ऐसे अगर मान लीजिए हम लोग 48 ले लेते हैं, क्या लेते हैं? 48। ये भी देखेंगे पूरी विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, कट गया। ठीक, घटाएंगे 0 आ जाएगा, ये 8, 2 चौके 8। देखिए ये भी क्या हो गया? पूरी विभाजित हो गया। तो जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, 18 20 22 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगला है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। देखिए जो सम संख्या का सीधा उल्टा क्या होता है? विषम संख्याएं होती हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये सारी संख्या क्या कहलाएंगे? विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 17 को अगर 2 से विभाजित करें तो पूरा नहीं होगा। 2 8 16, 7 में से 6 गया 1। देखिए 7 में से 6 गया 1। तो यहाँ देखिए शेषफल बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है? शेषफल बच जा रहा है। पूरी विभाजित नहीं हुई है। ऐसे अगर हम 19 भी लेते हैं तो 19 भी पूरी विभाजित नहीं होगा। 2 9 18, घटाएंगे 1 बच जाएगा। शेषफल हमारा 1 बच जा रहा है। ये पूरी विभाजित नहीं हो रही हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित न हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर से सुनिए, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम 2 को नहीं लेंगे, ये देखिएगा यहाँ 4 से शुरू होता है। जो भाज्य संख्या होती है वो 4 से शुरू होती है। 4 6, ठीक है, 8 9 10 12 14 15 16 18 जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कैसे गुणनखंड? देखिए यहाँ से ये 4 है ना, 4 का हम अगर गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है ना, देखिए जितने भी संख्याएं हैं एक सबका गुणनखंड होता है। एक सबका गुणनखंड होता है। जो एक संख्या है वो सबका गुणनखंड होता है। तो सबसे पहले 4 का गुणनखंड 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये पूरी डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 तो होगा नहीं, उसके बाद से क्या होगा? 4। तो देखिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड बने। 1 2 3, 3 गुणनखंड बने। कितने बने? 3 गुणनखंड बने। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। वैसे मान लीजिए अगर हम 9 लेते हैं, ठीक है ना, तो एक सबका गुणनखंड है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद से और एक किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। किससे होगा? 3 से। और किससे होगा? 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। अब किससे होगा? खुद 9 से होगा। तो 1 3 और 9, देखिए 2 से अधिक गुणनखंड बने कि नहीं, तो ये क्या होंगे? ये भी अभाज्य संख्या होगा जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब मान लीजिए हम यहाँ 16 ले लेते हैं, तो 16 देखिए एक सबका गुणनखंड है, 1 हो जाएगा। उसके बाद से 2 8 16, 2 हो जाएगा। फिर 4 चौके 16, 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 8 दूना 16 होता है। ठीक, 9 से भी नहीं होगा। अब डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 16। कहीं 9 10 11 12 के 12 से अगर डिवाइड करें तो 16 पूरी विभाजित नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 के कितने गुणनखंड बने? 1 2 3 4 5। 16 के कितने गुणनखंड बने? 4 बने, 5 बने। ठीक है, तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं।
वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात और समझ लीजिए, यहाँ सम संख्या है। सम संख्या हम कैसे पहचानें? मान लीजिए ये तो छोटी संख्या है, इजीली पहचान लें कि हाँ ये सम संख्या है। तो एक और ट्रिक है, देखिए कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए 3, 5, 6, 2, 9, 4, ठीक है, 3, 8, 4, 0, ठीक, 5, 9, 6, 7, 8, 2, ठीक है, ये बड़ी संख्या है। इसको हम कैसे पहचानें कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या याद रखिएगा। 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है ना, उसके इकाई के स्थान पर हम देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है कि नहीं। इकाई के स्थान पर देखेंगे, कोई भी संख्या दिया हो, बड़ी से बड़ी भी संख्या दिया हो, तो उसके इकाई के स्थान पर हम देखेंगे इनमें से कोई है 0, 2, 4, 6, 8 पर इसमें से कोई भी होगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? सम संख्या कहलाएगी। ये ध्यान रहे, ठीक है। तो देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ 6 है, ठीक है ना, तो 6 क्या है? एक सम संख्या है ना, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। ऐसे इकाई के स्थान पर क्या है? यहाँ 4 है, 4 भी क्या है? एक सम संख्या है, ये पूरी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। ऐसे यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 0 है, ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? सम संख्या। ऐसे यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि नोट्स बनाने में सही रहेगा। दोस्तों अगली संख्या है अभाज्य संख्या है। अगली संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या तो हम पिछले पढ़ लिया है, ठीक है। आगे क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, आगे क्या होता है? 31 के बाद 37, 31 के बाद 37 हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ठीक है, आपका 41 हो जाएगा, ठीक, फिर हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर 47 हो जाएगा। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके केवल 2 गुणनखंड बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 गुणनखंड बनते हैं। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 का हमें गुणनखंड करना है, तो एक सबका गुणनखंड होता है 1, ठीक है ना, और 2 अब किससे जाएगा? केवल 2 से ही तो जाता है पूरा, ठीक है, 2 से ही इसमें भाग हो पाएगा, और किसी संख्या से भाग होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए इसके केवल 2 गुणनखंड बने। मान लीजिए अगर हम 13 लेते हैं, 13 तो 1 हो जाएगा इसका गुणनखंड, और क्या होगा? खुद 13 संख्या होगा, और कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो ध्यान से समझिए इसमें एक और चीज, ठीक है ना, वे संख्याएं जिनका 1 गुणनखंड हो और वो संख्या खुद हो, वे संख्याएं जिनके केवल 1 गुणनखंड हो और वो संख्या खुद हो। जैसे मान लीजिए देखिए ये 2 का गुणनखंड 1 है 1 और ये संख्या खुद है 2। ऐसे 13 का गुणनखंड 1 और 13 खुद है, तो जिसके केवल 1 गुणनखंड हो और वह संख्या खुद हो, तो 2 गुणनखंड बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 2 गुणनखंड बन जाएंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए 29 है, 29 का भी अगर हम गुणनखंड करते हैं तो एक संख्या ये खुद हो जाएगी, एक सबका गुणनखंड होता है, और 29 हो जाएगा खुद, यही संख्या हो जाएगी। तो ये क्या है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनके केवल 2 और 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला है सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, ये देखिए वह संख्या जिनका मौसा क्या हो? 1 हो। वह संख्या जिनका मौसा क्या हो? 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। वह संख्या जिनका मौसा क्या हो? 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 5, 4, 3, 2, 6, 5, 9, 7, ये क्या है? ये संख्याएं क्या है?
सअभाज्य संख्याएं क्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे देखिए इनका अगर हम मौसा निकालते हैं 4 और 5 का मौसा निकालते हैं तो 4 एकम है 4, घटाएंगे 5 में से 4 गया 1, ठीक है ना, 1 चौके 4। तो देखिए इसका मौसा कितना आ गया? 1 आ गया। तो वे संख्याएं जिनका मौसा क्या हो? 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 और 2 का अगर हम मौसा निकालते हैं, ठीक है ना, तो देखिए 2 एकम है 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, फिर ये 2 यहाँ लिख लेंगे, 2 एकम है 2, 1 दूना 2, ठीक है ना। कितना आया मौसा? इसका भी मौसा 1 आया। कितना आया मौसा? इनका भी मौसा 1 ही आया। ऐसे इसका अगर हम निकालते हैं, ठीक है ना, देखिए 5 एकम 5, 6 में से 5 का 1, 5 यहाँ लिख लेंगे, 1 बचे 5, इसका भी मौसा कितना आया? 1 आया, ठीक है ना। और भी संख्या हो सकती है, जैसे देखिए यहाँ 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वे संख्याएं जिनका केवल मौसा 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। सअभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनका मौसा क्या हो? 1 हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। हम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एकदम इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ध्यान रहे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और ये भी होता है सबसे छोटी सम संख्या में क्या होती है? 2 होती है, ठीक है ना। ये मत कह दीजिएगा ये सम संख्या है, ये सम संख्या नहीं, अभाज्य संख्या भी है। ये क्या है? अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ठीक है ना। और इसके पहले हम लोग पढ़े हैं भाज्य संख्या ना, भाज्य संख्या पढ़े हैं ना, वो यहाँ थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटी जो पीछे पढ़े हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है, याद रखिएगा एकदम। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, ठीक है ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।